नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। आम आदमी पार्टी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आज किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकते हैं। लगभग 177 दिन उन्होंने तिहाड़ जेल में गुजारे। बीच में वो एक छोटे से वक्त के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान बाहर आए थे, लेकिन उसके बाद फिर से वो जेल चले गए और तब से वो जेल में बंद हैं। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली है जिसके बाद आज अरविंद केजरीवाल फाइनली जेल से बाहर आने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। उसने इसे भारतीय जनता पार्टी पर एक करारा प्रहार किया है और कहा है कि ये उनके ऊपर एक करारा तमाचा है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बाहर आने जा रहे हैं, क्योंकि उनके अरमानों पर पानी फिर गया है। आपको याद ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो 6 एमएलएज हैं, उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की थी। द्रौपदी मुर्मू को बाकायदा तौर पर उन्होंने चिट्ठी सौंपी थी, जो उन्होंने फौरन ही बिना देर किए गृह मंत्रालय को भेज दी थी, वहां पर सौंप दी थी। अब इस बीच आज जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट में पूरी प्रक्रिया रही है, 2 जजेस की बेंच, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां, इन दोनों की बेंच ने ही जो फैसला सुरक्षित रखा गया था, आज जब सुनाया गया तो कई तल्ख टिप्पणियां खास तौर पर जस्टिस उज्जवल भुइयां की तरफ से की गई हैं, जहां सीबीआई के पूरे प्रोसेस को लेकर सख्त सवाल उन्होंने उठाए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सीबीआई को लेकर जो आम लोगों में ये धारणा बन गई है कि वो पिंजरे में कैद एक तोता है, उन्हें इस धारणा को तोड़ना चाहिए कि वो एक पिंजरे में बंद तोता है, यानी कि किसी के कहने पर वो काम करता है, या कोई कहता है बैठ जाओ तो बैठता है, कोई कहता है उठ जाओ तो उठ जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो पूरा प्रोसेस है, जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है अरविंद केजरीवाल की, वो कई तरह के सवाल उठाती है। लग रहा था 22 महीने से सीबीआई सो रही थी और अचानक जैसे ही निचली अदालत से ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है, सीबीआई को याद आ जाता है कि अरे रे, उन्हें भी तो गिरफ्तार करना था अरविंद केजरीवाल को, और वो 22 महीने तक सोती रहती है और फिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। यानी कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर ना आने पाए, इस वजह से सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया, ये कहा गया है उज्जवल भुइयां की तरफ से। सख्त उन्होंने टिप्पणियां की हैं सीबीआई को लेकर, उनकी पूरी कार्यशैली को लेकर, और उन्होंने सवाल इस बात को लेकर भी उठाए हैं जिस तरह से जो सशर्त जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को कि वो बाहर तो आएंगे लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो काम नहीं कर पाएंगे, ना तो वो सचिवालय जा पाएंगे, ना ही वो दस्तखत कर पाएंगे। अगर उन्हें दस्तखत करना होगा, कोई इमरजेंसी होगी, तो सिर्फ एलजी की परमिशन के बाद वो दस्तखत कर पाएंगे। सवाल ये है कि क्या अब इस पूरे मामले को, जिस तरह से शर्तें, जो कंडीशंस लगाई गई हैं, क्या अरविंद केजरीवाल इसको चुनौती देंगे? क्योंकि वो बाहर तो आ जाएंगे, ये एक खुशी की खबर आम आदमी पार्टी के लिए है, दिल्ली वासियों के लिए है, लेकिन वो उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे जैसे एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए। लोकसभा से पहले जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे और पूरी तरह से वो एक्टिव जिस तरह से नजर आए थे, उसका खासा असर लोकसभा के चुनाव पर हमने देखा था। खासतौर पर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को लेकर जो टिप्पणियां उनकी थी, जिस तरह से आक्रामक रुख उनका था, उससे खासा फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हैं और इन चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जेल से बाहर हैं। अब लेकिन वो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो पाया, और ये फैसला किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि तमाम जो 90 सीटें हैं उन सब पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। तो हरियाणा में इसका किस तरह का असर देखने के लिए मिलेगा, ये भी महत्वपूर्ण है। अब से कुछ देर बाद आप वो तस्वीरें भी देखेंगे जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि तिहाड़ जेल के बाहर कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, सबका जमावड़ा होना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी, जाहिर सी बात है, इसको बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करना चाहती है। इस पूरे मामले को, कथित शराब नीति घोटाला मामले को, आप इस तरह से भी समझिए कि इसमें 40 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया था और इनमें से 39 लोगों को अब तक रिहाई मिल चुकी है, वो जेल से बाहर हैं। और ये भी एक गंभीर बात है कि ऐसे मामले में जिसमें हजारों पन्नों की चार्जशीट हो, उस मामले में अब तक जितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, उनमें से 39 लोग बाहर है। उनमें से एक शख्स वो भी है जिनकी कल जमानत हुई है, जिनको ये कहा गया कि हवाला का पैसा इधर से उधर वो किया करता था।
अब ऐसे मामले में अब भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जेल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री से वो बेल पर बाहर आए, मुख्यमंत्री हो गए हैं। इसमें बहुत खुश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि शर्तों के साथ उन्हें जमानत मिली है। इस पूरे मामले को अब किस तरह से देखा जाए, दिल्ली के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, लोकतंत्र और संविधान के लिए किस तरह का से इस पूरे मामले को देखा जाए, जब आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन, तमाम विपक्षी पार्टियां ये इल्जाम लगाती रही हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जाता है। तमाम मामलों में सिर्फ जो विपक्ष के नेता हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको जेलों में डाला जाता है। आपको एक के बाद एक, चाहे झारखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, दो बड़े एग्जाम्पल हैं जहां पर सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को जेल में भेजा गया और एक को तो रिजाइन करने पर मजबूर भी किया गया। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। आप देख सकते हैं दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। चिराग सेठी जी हैं मेरे साथ, स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के। चिराग जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, जिनका दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, उमाकांत लखेड़ा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। उमाकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल कार्यक्रम में। इससे पहले उमाकांत जी मैं आपके पास आऊं, चिराग सेठी जी, आपसे मेरा सवाल, जमानत तो मिल गई है, बाहर भी अरविंद केजरीवाल आज आ जाएंगे किसी भी वक्त, लेकिन जिस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं उसको लेकर बीजेपी कटाक्ष कर रही है। कह रही थी कि अब जेल में थे, अब बेल पर बाहर आ जाएंगे, काम तो वो नहीं कर पाएंगे, यानी कि दिल्ली वासियों का हाल तो वैसे ही रहने वाला है। बुशरा जी, बीजेपी का तो काम है इस तरह के सवाल उठाना। ये वही बात हो गई कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पहले बोलते थे बेल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही, अगर कुछ नहीं किया तो बेल क्यों नहीं मिल रही। अब 40 में से 39 लोगों को बेल मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ वीरसे के भरोसे एक पूरा केस बनाया गया था। और आज तो जज साहब ने भी बहुत क्लियरली बोल दिया कि ये जो पिंजरे का तोता वाला जो एनालॉग था 10 साल 11 साल पहले जिस तरीके से बोला जाता था, आज भी आप उस इमेज को तोड़ नहीं पा रहे हैं। आज भी आप चुनी हुई सरकार के कहने पर काम कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, विपक्षी नेताओं को डरा धमका कर उनकी पार्टियां तोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज ये दिख रहा है कि जो पूरा मामला था ये सुनियोजित तरीके से बनाया गया था, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के नाम को, उनकी इमेज को खराब करने के लिए, पार्टी को तोड़ने के लिए। बट आज 2 साल बाद कहीं ना कहीं इस पूरे केस को ताश के पत्तों की तरह ढहाते हुए देखा जा रहा है, जहां पर एक भी सबूत नहीं है। हजारों पेज की चार्जशीट बना दी है, गवाह कर दी है, पर कुछ नहीं मिलता। मनी ट्रेल के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने की एक साजिश रची गई थी, जिसमें इन्होंने जब देखा कि ईडी से बेल मिलने वाली है तो सीबीआई ने अरेस्ट करी, जिसे हमने बोला इंश्योरेंस अरेस्ट। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि एक छोटी सी पार्टी, एक छोटे से नेता का इतना बड़ा डर है भाजपा को, जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, उसको एक छोटी सी पार्टी से क्यों इतना डर है? क्योंकि ये वो इंसान है जो कट्टर ईमानदार है, जो आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहता है, जो चाहता है कि गरीब का बच्चा भी आईआईटी में जाके पढ़े, गरीब का बच्चा भी एक अच्छा डॉक्टर बने, हर किसी को इलाज मिले, उसी लेवल का इलाज मिले जो एक अमीर आदमी को मिलता है। ये सारी चीजें भाजपा नहीं करना चाहती है, इसी के लिए पूरा केस बनाया गया। हम तो शुरू से बोलते थे पूरा का पूरा केस जो है वो फर्जी है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। और आज बार कोर्ट ने जब बेल दी है, वो भी ये सेम चीज बोल रहा है कि आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई मनी ट्रेल नहीं है, 54 की रिकवरी नहीं होती है, उसके बाद भी चुने हुए मुख्यमंत्री को 170 दिन तक जेल में रहना पड़ता है बिना किसी सबूत के। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन दी है कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि कोई बोले उसके बेसिस पे आप किसी को अरेस्ट करें। तो कहीं ना कहीं आज दिख रहा है कि किस तरीके से बीजेपी की साजिश थी कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री को किस तरीके से जेल में रखा जाए। बट आज अरविंद जी बाहर आए हैं, लोगों को भी दिख रहा है कि किस तरीके से विपक्ष के नेताओं पर ही एजेंसीज काम कर रही हैं। हम तो शुरू से बोल रहे थे कि एजेंसीज जो है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, बार बार एजेंसीज जो है उनको भेजा जाता है डराने धमकाने के लिए, पार्टियों को तोड़ने के लिए, या फिर किसी ना किसी तरीके से ऑपरेशन लोटस करने के लिए इन एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा था। और आज कोर्ट का ये सेंटेंस बोलना कि केज्ड पैरेट या जो पिंजरे में बंद तोते वाली जो एक स्टेटमेंट आज जज साहब ने दी है, तो कहीं ना कहीं बता रही है कि आज एजेंसीज जो है वो स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा रही है। उन्हें एक चिट्ठी मिलती है
बीजेपी कार्यालय से, और उसके बेसिस पर वो एक कहानी बनाकर काम करते हैं, जो कहीं ना कहीं आज पूरे देश के सामने आ रहा है कि जितने भी विपक्षी नेता हैं उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, उन्हें बिना किसी सबूत के कई कई महीनों तक जेल में रहना पड़ता है। चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो जो 17 महीने जेल में रहे, चाहे संजय सिंह जी हो जो 6 महीने जेल में रहे, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो जिन्हें लगभग 170 दिन तक जेल में रहना पड़ा, बिना किसी सबूत के, बिना किसी मनी ट्रेल के, बिना किसी रिकवरी के, सिर्फ और सिर्फ इस पर कि किसी ने 11 बयानों में से 10 में अरविंद जी का नाम नहीं लिया, एक में किसी ने नाम नहीं लिया। किस बेसिस पे लिया ये नहीं पता, हो सकता है कोई डील थी कि जिसमें उनको इस बहाने बेल मिल रही थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। उसके बाद भी एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आज लगभग 4 महीने या 5 महीने जेल में रहना पड़ा, जो कि बहुत दुखद है। बट आज बेल मिलना हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा साइन है। पूरा जो हमारा तंत्र है, पूरी जो हमारी पार्टी है, सब लोग बहुत खुश है, हमारे शीर्ष नेता वापस आ रहे हैं, और अब वापस जो चुनाव भी सर पर है, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे वो दिल्ली का हो, उसके लिए पूरी एक नई ऊर्जा के साथ हमारी पूरी जो पार्टी है, पूरे सारे जो लोग हैं वो मिलकर काम करने को तैयार है। क्या आपको नहीं लग रहा चिराग जी के एक डेंट लग गया है आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर, आपके सबसे बड़े चेहरे के ऊपर? कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये शक तो पैदा हो गया होगा, क्योंकि अभी भी अगर जमानत मिली है तो सशर्त जमानत मिली है। तो आपको नहीं लग रहा कि जब अरविंद केजरीवाल चुनावी प्रचार के लिए जाएंगे, चाहे हरियाणा हो या आने वाले दिल्ली के चुनाव हो, क्योंकि वो भी बहुत दूर नहीं है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक संशय रहेगा? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करके बीजेपी कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब हो पाई है? बुशरा जी, हमने तो अग्नि परीक्षा दे दी। पिछले 2 साल से हमारी पार्टी इस अग्नि परीक्षा को दे रही है, और आज के समय में आकर ये बिल्कुल साफ हो जाता है, और दिल्ली की जनता क्या पूरे देश की जनता ये देख रही है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन पर, सिर्फ और सिर्फ इस तरह की पार्टीज पर जो टूटी नहीं, जिन्होंने लालच में पार्टियों को तोड़ा नहीं, जहां ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल नहीं हुआ, सारा ईडी का, सारा सीबीआई का एक्शन जो है वो सिर्फ तभी क्यों हो रहा है। तो जनता से हम भी बात करते हैं जाकर, जनता को भी समझ में आता है कि दिल्ली के बेटे को गलत तरीके से जेल में रखने की जो पूरी साजिश थी वो भाजपा ने रची है। ग्राउंड से रिपोर्ट आती है, हम लोग भी जाते हैं, मिलते हैं, वो बोलते हैं कि यार हमारे बेटे को, हमारे भाई को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन्होंने गलत तरीके से जेल में रखा हुआ है, क्योंकि वो भी देखते हैं कि कोई सबूत क्यों नहीं मिल रहा। हमारी एजेंसीज बहुत इक्विप्ड है, बहुत ज्यादा अच्छा काम करती हैं, तो वहां सबूत क्यों नहीं ढूंढ पा रही? क्योंकि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कहानी थी जो भाजपा कार्यालय से लिख के दी गई और बोला गया कि इसके अराउंड एक केस बना दीजिए। आप खुद सोचिए, 40 में से 39 लोगों को अगर बेल मिल रही है, और पीएमएलए के केसेस में जहां पर पहले कभी बेल नहीं मिलती थी, जब तक कि जज कन्विंस नहीं होते कि आपको बेल मिलनी चाहिए, तो आज बेल मिल रही है, इसका मतलब है पूरा का पूरा केस जो है फर्जी है। और ये हम नहीं, ये दिल्ली की जनता भी बोल रही है। हम लोग दिल्ली की जनता के बीच में जाते हैं, मैं भी ग्राउंड पे बहुत काम करता हूं, जितनी बार मैं लोगों से मिलता हूं, सबका एक ही जवाब होता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए जेल में है क्योंकि उसने आपके बच्चों की शिक्षा की बात करी, उसने आपके स्वास्थ्य की बात करी, उसने नौकरी की बात करी, सिर्फ इसलिए उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। वैसे तो कहने को इनके लिए वो एक सुपारी जितनी पार्टी है, बट वो सुपारी जितनी पार्टी नहीं, इनके नाक में इतना दम कर रखा है कि ये नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री जी जेल से बाहर निकले। आप देखिए, हमारे ऑलमोस्ट हर एमएलए के ऊपर केसेस है, 50 से ज्यादा केसेस तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी पर है। पिछले 10 सालों में इन्होंने कोई ऐसा केस नहीं छोड़ा, कोई ऐसी एजेंसी नहीं छोड़ी है जिसने हमारी पार्टी पर, हमारे मुख्यमंत्री पर केस ना किया हो। पर क्या कुछ प्रूव हो पाया आज तक? सिर्फ और सिर्फ ये एक तरीका होता है एजेंसीज का दुरुपयोग कर अरविंद केजरीवाल जी के काम को ना करने देना। 5 जज की बेंच ने सारी पावर लाकर सरकार को दी थी, दिल्ली सरकार को दी थी। 8 दिन के अंदर ऑर्डिनेंस आया था कि दिल्ली सरकार से सारी पावर लेकर वापस हम ब्यूरोक्रेट को दे देते। क्या ये डर नहीं बता रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को काम करने नहीं देना चाहते? उसके बाद भी हम ब्यूरोक्रेट से लड़कर, जैसे कर हम अपना काम करवाते हैं। फिर इन्हें लगा क्यों ना अगर हम इनके शीर्ष नेतृत्व को उठाकर जेल में डाल देते हैं तो ये पार्टी टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, चुनाव लड़ने लायक भी नहीं बचेगी। बट अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है वो एक सोच है। अरविंद केजरीवाल के जितने सिपाही हैं वो एक सोच के साथ काम करते हैं। अब एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हो, करोड़ों अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं डाल सकते। हम सब लोग वो सोच लेकर आगे चलते हैं जो अरविंद केजरीवाल जी की सोच है, जिसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके पास मैं लौट रही हूँ। उमाकांत जी, आप कैसे देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आ जाएंगे किसी भी वक्त, अब से थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि लगभग 6 बजे के आसपास वो जेल से बाहर आ सकते हैं।
170 दिन से ज्यादा उन्होंने जेल में गुजारे हैं और लगभग उनके तमाम बड़े नेता जेल में थे, जो अब सब रिहा हो गए हैं एक सत्येंद्र जैन को लेकर। हालांकि वो किसी और मामले में जेल में हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, खास तौर पर जिस तरह की टिप्पणियां आज की गई हैं, सख्त टिप्पणियां की गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जस्टिस उज्जवल भुइया ने सीबीआई को लेकर, उनके पूरे प्रोसेस को लेकर, गिरफ्तारी जिस तरह से की गई, उस सब को लेकर ही बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीधे तौर पर ये उन्होंने कहा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों का लुबे-लुबाव ये जरूर है कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित लगता है। आज दोनों जजों ने ज्वाइंटली जो कहा वो तो सब पब्लिक में आ गया है और डोमेन पर है सारी चीजें, और पहले भी डोमेन पर थी, और पहले भी जो ईडी वाले मामले में, ईडी के केस में उनको रिहा किया गया था 3 महीने पहले, और सीबीआई जाकर के रोकने के लिए उनकी वो जेल में ही बने रहे। सीबीआई ने जिस तरह का मैं कहूंगा बड़ा घिनौना काम किया, और जाहिर सी बात है कि सीबीआई को कौन ऑपरेट कर रहा है ये भी जग जाहिर है कि उसके जो तोता जो है किसके कहने पर बोल रहा है या किसके कहने पर एक्शन कर रहा है, इसमें भी कोई नहीं है। लेकिन मैं तो आज का जो जजमेंट आया, उस जजमेंट के बाद जो चीजें निकल के सामने आ रही हैं उस पर दो मिनट अपनी बातें कहूंगा। कि सबसे पहली बात तो यह है कि एक इलेक्टेड जो निर्वाचित मुख्यमंत्री है, जिसको 62-63 सीटें मिली हैं दिल्ली में, और वो निर्विवाद इलेक्टेड निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। आपसे, मेरे या किसी और के आम आदमी पार्टी से या मुख्यमंत्री से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने अगर उनको वोट दिया है तो आप जो है उनके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, दुश्मनों जैसा व्यवहार करना, उनको जेल से बाहर नहीं आने देना, उनकी पार्टी को तरह तरह से तंग करना, पार्टी के नेताओं को बंद करना, और झूठे केस जिनकी जांच को लंबा खींचना। अब यह है कि पीएमएलए केस में क्या है कि जब तक जांच चलती रहेगी तब तक आप जेल में बंद रहेंगे, तो ये कौन सा न्याय हुआ। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आज दोनों जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के दोनों माननीय जजों ने ये कहा, ये इस बात पर मौन है कि वो कोई काम नहीं करेंगे। सवाल यह है कि एक मुख्यमंत्री अगर कोई काम नहीं करेगा तो उस बेल का क्या मतलब हुआ। होना तो ये चाहिए कि उनको आज 6 बजे जैसे वो जेल से छूटते सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय आकर के काम करते और जो पेंडिंग फाइल्स है उनको निपटाते। तो ये जो चीजें हुई हैं, ये चीजें बहुत अनयूजुअल लग रही हैं, बहुत आश्चर्यजनक लग रही हैं कि कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है। कोर्ट मान रहा है कि ये केस में दम नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। वो वाला जो पार्ट है, जब एविडेंस नहीं है और जांच में जानबूझ करके डिले किया गया है, तो आप मुख्यमंत्री के पद पर रहने में या काम करने में क्या दिक्कत है। ऐसी मनीष सिसोदिया के मामले में कहा है कि मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन अब जो है कोई पद नहीं संभालेंगे, अपने दफ्तर नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो और ये तो मुख्यमंत्री ने तो इस्तीफा भी नहीं दिया है, तो इनको क्यों आपने बाहर मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जाने दे रहे हैं। ये तो मुझे लग रहा है कि जमानत को, जो जमानत दी गई है, उस जमानत को बेमानी करना है, ये जमानत को नल एंड वॉइड करना है। तो मुझे ऐसा लगता है इस पर जरूर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि ऐसी जमानत का क्या फायदा। दूसरी बात यह है कि सारे लोग, जितने लोग थे 39-40 लोग हैं, जो कल आखिरी जमानत कल बची हुई है, वो भी कल परसों हो जाएगी। तो मेरा ये साफ साफ कहना है कि ये जो चीजें हुई हैं, ये आप सीबीआई को एक पॉलिटिकल विंग के तौर पर इस्तेमाल किया आपने तमाम 8 सालों में, 7 सालों में, जब से आपके पास सत्ता आई है। पहले भी सीबीआई को इस तरह से इस्तेमाल होता रहा, लेकिन इस तरह से एक मंत्री को आप महीनों एक चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को आप 17 महीने आप जेल में बंद कर रहे हैं। तो ये सारे चीजें ये बताती हैं कि एक तरह से आप कानून का, फंडामेंटल राइट का, जो लिबर्टी है एक इंसान की, जो नागरिक होने के नाते
जो उसकी लिबर्टी है उस लिबर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और तीसरी बात यह है जो महत्वपूर्ण और छोटी सी बात है, मैं खत्म करूंगा कि सीबीआई एक बेकसूर, अगर कोई सीबीआई कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई चार्ज नहीं है, कोई बात ही नहीं है और इनको गलत ढंग से आपने अरेस्ट किया है, सीबीआई ने गलत तरीके से, सीबीआई की जो भूमिका है उसको इंडाइट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि सीबीआई ने गलत किया है, सीबीआई को एक तरह से कड़ी फटकार लगाई है और सीबीआई के पास निरुत्तर थी, सीबीआई को कहने को कुछ नहीं था। तो अब तक तो 4-6 घंटे हो गए, जजमेंट आए तो सीबीआई के डायरेक्टर को बर्खास्त होना चाहिए था। अगर सीबीआई ने किसी नागरिक को, एक जिम्मेदार इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को अगर बिना किसी कसूर के जेल में बंद रखा है और उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है और सीबीआई जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इस्तेमाल हो रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, तो ऐसी सूरत में सीबीआई के जो डायरेक्टर है उनको बर्खास्त होना चाहिए था, उनको तत्काल पद पर उनसे त्यागपत्र मांगना चाहिए और उनसे प्रधानमंत्री को पहल करनी चाहिए कि उन्हीं के कंट्रोल में वो काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीजें हो रही हैं और आने वाले वक्त में जब ऐसी सरकार रहेगी जो जांच एजेंसियों का जो टैक्स पेयर के पैसे से वहां सैलरी दी जाती है जांच एजेंसियों के अधिकारियों को, कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो जवाबदेही है, जो सरकारी न्यायालयों का जो वक्त खराब करना, लोअर कोर्ट का वक्त खराब करना, हाई कोर्ट का वक्त खराब करना, सुप्रीम कोर्ट का वक्त खराब करना, और जांच एजेंसियां जिस तरह से प्रताड़ित कर रही हैं लोगों को, राजनीतिक विरोधियों को जो सत्ता की आलोचना कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज की आलोचना कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। और अगर जवाबदेही तय नहीं होती तो इस तरह के जो न्याय वो आज अगर जेल से बाहर आए हैं तो उस न्याय का कोई मतलब नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि यहाँ पर अगर इस तरह से किसी व्यक्ति के जो बेसिक उसके अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका अगर हनन हुआ है, उसको इस तरह से जेल में रखा गया है, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज अगर ये कहते हुए नजर आए कि पूरी की पूरी जो प्रक्रिया थी, जो अरेस्ट किया गया, उस पर ही अगर वो सवाल उठाएं, ये कहें कि कैसे आप पिंजरे में एक तोते की तरह आप काम कर रहे हैं, इस धारणा को आप तोड़िए। साफ तौर पर लगता है कि जो ईडी ने केस में जो निचली अदालत से जमानत मिली थी उसको फेल करने, इसको खत्म करने के लिए और एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में ही रहने के लिए आपने अपनी प्रक्रिया को शुरू किया। 22 महीने तक आप खामोश रहे, फिर अचानक से आपको याद आता है कि ओह, आपको भी तो उनको गिरफ्तार करना था। इन तमाम बातों को लेकर सीबीआई की तरफ से कोई जवाब और दलीलें कोई ठोस इस तरह से पेश नहीं की गई हैं, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में क्या सीबीआई के जो हेड है, जो चीफ है, क्या उनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? उमाकांत जी ने ये गंभीर सवाल जरूर उठाए हैं और ये सवाल उठाते हैं कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को आप जेल में रखते हैं, उसके बाद उनको जमानत मिलती है, कोई सबूत नहीं सामने आ पाते हैं, कोई मनी ट्रेल आप साबित नहीं कर पाते हैं, जब वो जेल से बाहर आ जाते हैं तो इस तरह से आप जेल से उन्हें बाहर आप जमानत देते हैं कि आप उनसे कहें कि आपके हाथ पैर काट दिए गए हैं, जबान आपकी पकड़ ली गई है, अब आप बोलिए और चलिए। तो बिल्कुल इसी तरह से किया गया है। तो ऐसे में कितने प्रभावी तरीके से अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार काम कर पाएगी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और चिराग जी, यही सवाल जनता आपसे पूछेगी कि अगर सचिवालय वो नहीं जा सकते हैं, दस्तखत वो नहीं कर सकते हैं, उनको इतनी शर्तें लगाकर जमानत अगर दी गई है, तो कैसे वो काम करेंगे? कैसे आपकी पार्टी काम करेगी? कैसे दिल्ली वालों के लिए आप काम करेंगे? और इसी से जुड़ा मेरा सवाल कि क्या इसको भी आप चैलेंज करने जा रहे हैं? क्योंकि जो ईडी के मामले में जिस तरह से जिन शर्तों के साथ जमानत मिली थी, उसी को ही हूबहू बरकरार रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल बुशरा जी, देखिए हमारा कर्तव्य है कि दिल्ली की जनता के लिए काम करना है और अरविंद जी का तो ये विजन ही है कि दिल्ली के लोगों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिले, तो इस पर जो भी कुछ करना पड़ेगा हम कर रहे हैं। अभी जो भी हमारे लेवल पर काम है हम वो तो कर ही रहे हैं, बट जो कोर्ट की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन लगा है उसको भी हमारी लीगल टीम स्टडी करेगी, उसको भी चैलेंज करना है कि किस तरीके से इसको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और अरविंद जी अपना काम कर सके, इस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। पर आज की बात यह है कि आज अभी उन्हें बेल मिली है, अभी वो आएंगे तो उसके बाद ये सारी चीजें डिसाइड होंगी कि आगे के स्टेप्स जो है वो आने वाले क्या होंगे। पर इस पे कहीं भी ये संदेह नहीं है कि दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम में कमी आएगी। दिल्ली के जितने लोग हैं, जितना उनके लिए काम अरविंद केजरीवाल जी ने विजन किया है, एनविजन किया है, वो सारी चीजें करी जाएंगी, चाहे वो 10,000 बस मार्शल क्यों ना हो जो आज
एलजी साहब की गलती की वजह से, एलजी साहब के एक ऑर्डर की वजह से बेरोजगार हो गए हैं और वो सड़क पर बैठकर आज अपना प्रोटेस्ट करे, धरना दे रहे हैं। तो अरविंद जी के आते ही ये सारे जो प्रोसेसेस है इनको सिंप्लीफाई किया जाएगा। हमारे अरविंद केजरीवाल जी के विजन के थ्रू हम आगे काम कर रहे हैं, और इसके लिए अगर कोर्ट जाके आगे इस ऑर्डर पर भी एक और स्टे लेना पड़े तो बिल्कुल हमारी लीगल टीम जो है स्टडी कर जरूर कोर्ट जाएगी और इस चीज के इसके ऊपर भी काम करेगी कि ये जो बाधा लगाई गई है या जो एक शर्त रखी गई है बेल में, उसको भी हटाया जाए। जी बिल्कुल। उमाकांत जी, अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने के लिए पाबंदी नहीं लगाई गई है। लोकसभा के दौरान भी उन्होंने प्रचार किया, उसका असर हमने देखा, इंडिया गठबंधन को उसका फायदा हुआ। कई उन्होंने इस तरह की बातें कही या शिगुफे उन्होंने छेड़े जो अब तक वैलिड लगते हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को लेकर जो उन्होंने बातें कही कि कैसे उनको बदल दिया जाएगा, पूरी टसल हमने वो देखी और उसका असर खासा हमने देखने के लिए हमें मिला। अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल बाहर हैं। आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है, आपस में बात नहीं बन पाई कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे पूरी 90 सीटों पर। जम्मू कश्मीर में तो बहुत स्टेक नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में प्रभाव है आम आदमी पार्टी का। कैसे आप इसको भी देखते हैं? क्या कोई प्रभाव आप देखते हैं इसका? अगर गठबंधन हो जाता तो शायद इंडिया गठबंधन के तौर पर एक मजबूती से वो आगे बढ़ते तो शायद इसका फायदा ज्यादा होता, लेकिन अगर अकेले वो मैदान में उतरेंगे और अरविंद केजरीवाल अगर प्रचार करेंगे तो इसका किसको फायदा और किसको नुकसान होता आप देख रहे हैं? देखिए, दो मुद्दे हैं इसमें। एक तो किसी भी पार्टी को, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, किसी भी राज्य में, आम आदमी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है तो उनको चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है, कहीं कोई पाबंदी नहीं है। सवाल यह है कि अगर आप किसी राज्य में जाते हैं और उस राज्य में कुछ सीटें हैं जो सीटों पर आप अपना दावा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये बताया गया, मेरी नॉलेज में है कि दिल्ली से लगी हुई, दिल्ली और हरियाणा की से लगी हुई कुछ सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का दावा कर रही थी कि हाँ, हमको चुनाव लड़ना चाहिए, हमारे पास हमारा प्रभाव है, हमारी वर्क फोर्स है वहां पर। तो मुझे ये तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो समझदारी कायम होनी थी, ये मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल चूंकि एक मंजे हुए, एक सुलझे हुए नेता हैं और उनको पता है स्टेक वहां पर आम आदमी पार्टी के बहुत लिमिटेड स्टेक्स हैं और कुछ सीटों पर मुझे ये पता लगा कि बातचीत चल रही थी, 5-10 सीटों के बीच में कहीं बातचीत चल रही थी। और अगर अभी भी कोई वक्त नहीं गया है, अभी भी एक उपाय है, एक रास्ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि बाहर आ गए हैं और वो एक बड़े इंटेलिजेंट नेता हैं, उनको पता है कि अगर वोट बंटेंगे तो इसका फायदा सीधा सीधा उस व्यवस्था को जाएगा, उस पार्टी को जाएगा, उस सरकार को जाएगा, बीजेपी की, हरियाणा में भी और दिल्ली में भी, जिन्होंने आपको जेल में डाला, झूठे मुकदमों में फंसाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ताकि विपक्षी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन है, और मुझे ये बताया गया कि राहुल गांधी के सामने जब ये मुद्दा आया था कि भाई, राहुल गांधी ने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी से क्यों नहीं बात हो रही है, तो क्यों नहीं समझौता हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों के बीच में अभी भी वक्त नहीं गुजरा है, गया है, चीजें कंट्रोल में है और वोटों के विभाजन को रोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वोटों के, आम आदमी पार्टी को लगता है कि कुछ सीटों पर वो बहुत सीरियस है तो उसको अपना नेगोशिएशन कांग्रेस से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी ने सारी जगह उम्मीदवार उतारे और कांग्रेस को उसका दावे में कोई गंभीरता नजर नहीं आई तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। और भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप केंद्र से भी हटाना चाहते हैं, दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है कुछ महीने बाद, अगले साल, और हरियाणा में तो एक अलोकप्रिय हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या दोनों पार्टियां मिलकर के भाजपा को बुरी तरह हराएंगे या उसी को दोबारा सत्ता में आने का रास्ता देंगे। तो मुझे लग रहा है कि इन पार्टियों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में, जम्मू के क्षेत्र में हो सकता है कि थोड़ा लिमिटेड हो असर, लेकिन वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरी फोर्स इंडिया अलायंस में मुझे बड़ी दिखाई नहीं दी। लेकिन मुझे हरियाणा जरूर स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर यहां पर आपने किसी भी तरह की कोताही बरती और वोटों का विभाजन
किसी तरह से रोका नहीं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को सरकार तो नहीं बना पाएगी बीजेपी, बीजेपी को इतना बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम वो कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी अगर कैंडिडेट सब जगह खड़ी करती है तो, या वो दूसरी पार्टी भी खड़ी, जेजेपी और आजाद समाज पार्टी भी खड़ी हो रखी है, तो वो निश्चित रूप से वो वोटों के विभाजन से बीजेपी को फायदा होगा। मुझे तो ये लगता है, मेरी जो फीडबैक है हरियाणा से, कि वोटों के विभाजन से कितना फायदा हो सकता है, केवल भारतीय जनता पार्टी उसी में अपना फायदा देख रही है। बाकी जगह उन्होंने सारी जगह उम्मीदें छोड़ दी है कि हमारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। वहां बड़ी बड़ी पार्टी के नेताओं ने बगावत कर दी है। खट्टर ने जिस तरह से वहां सरकार चलाई 10 साल, और जिस तरह से वहां बेरोजगारी है, महंगाई से लोग परेशान है, तो वो मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अभी भी मिलकर के बात करनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। जी जी। उमाकांत जी, एक और मेरा आपसे सवाल कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से अभी आज बाहर आ जाएंगे, फिर देश की राजनीति को आप किस तरह से बदलता हुआ देखेंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो सीधा हमला करते हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर। कोई लाग लपेट नहीं है, किसी तरह से शुगर कोटेड कोई बात नहीं करते हैं, और इस तरह से करते हैं कि सीधे वो जनता से जुड़ती है वो बात। ऐसे वक्त में जब अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में तो हो ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद झारखंड है, दिल्ली है, बिहार है, महाराष्ट्र है, इन तमाम जगहों पर भी चुनाव होने हैं जहां आम आदमी पार्टी का स्टेक नहीं भी है। वहां भी अगर अरविंद केजरीवाल जाकर प्रचार करते हैं तो कितना असर आप इसका देखते हैं, और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना नुकसान आप इससे देखते हैं? मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के सामने बहुत मौका है कि वो मिल करके सारे छोटे मोटे, देखिए मतभेद, अगर आप जिंदा रहोगे तो पॉलिटिक्स कर पाओगे ना। अगर आप का दिल्ली में आपका जनाधार है, दिल्ली में ही आपने अपनी पॉपुलैरिटी बनाई है, तो दिल्ली और कुछ जगहों पर आप कोलिशन करके कुछ सीटों पर, दूसरे राज्यों में, गोवा में जैसे है इनका असर है, बाकी राज्यों में जहां जहां इनका थोड़ा बहुत स्टेक है वहां लड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया अलायंस को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने इंडिया अलायंस को छोड़ा तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा और बाकी पार्टियों को भी भुगतना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे ढंग से सोच विचार करके वो फैसला करेंगे, क्योंकि ये जो मुद्दा है वोटों के विभाजन का, ये कोई मामूली मुद्दा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी इसी का फायदा उठाती है। और इसी के फायदा उठा करके भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से जीती है। 2019 में भी विपक्षी पार्टियों में एकता नहीं थी, उसका फायदा उठाया उन्होंने। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ा, उससे भाजपा बुरी तरह हारी है। इसीलिए इसी तरह बाकी राज्यों में भी अगर मिल करके चुनाव लड़े तो अरविंद केजरीवाल से मैं और आम लोग और इंडिया अलायंस यही उम्मीद करते हैं कि आप इंडिया अलायंस के नेता के तौर पर, आप आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर नहीं, इंडिया अलायंस के नेता के तौर पर अभी जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के लिए काम करना चाहिए। जो जहां अल्टीमेट तो ये होता है कि जो जहां मजबूत है, अगर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर है और बीजेपी और कांग्रेस की क्लोज फाइट हो रही है, तो उनको बोलना चाहिए कि भाई हमारा पार्टी का उम्मीदवार कमजोर है, और अपने पार्टी के बोर्ड को शिफ्ट करके बीजेपी को हराने का के लिए अपील करनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है ऐसे मौके पर, जबकि चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, टिकट ज्यादातर बढ़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा में अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, घोषणा कर दी है। मुझे नहीं पता कि कितने उतार दिए हैं, कितने रह गए हैं, लेकिन मैं कोई सलाह भी नहीं देने वाला हूं कि आप मेरी सलाह पर आम आदमी पार्टी को चलाएं। मैं तो एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं कि किस तरह अपोजिशन पार्टीज के मतों को विभाजित करने के लिए आप काम कर सकते हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। जी जी बिल्कुल, आपके पास मैं लौट रही हूँ। चिराग जी, कोई उम्मीद अभी बचती है हरियाणा में क्या? क्या अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद कोई बातचीत आगे बढ़ सकती है? वैसे तो आपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं आपने सारे, यहाँ तक कि आपने विनेश फोगाट के खिलाफ भी आपने अपना कैंडिडेट उतारा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की एकजुटता की, लगता है वो हमारे साथ नहीं है।
एक तरफ बात की जा रही है इंडिया गठबंधन की एकजुटता की, और दूसरी तरफ अगर इस तरह की तस्वीर नजर आए तो जाहिर सी बात है कि कई तरह के सवाल जो है वो उठ खड़े होते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, पार्टी के वो सरबराह हैं, पार्टी उन्होंने बनाई है, और पार्टी वो देश की जो राजधानी दिल्ली, उसके मुख्यमंत्री हैं, 2 राज्यों में उनकी सरकार है, पंजाब और उसके साथ साथ दिल्ली। हरियाणा में भी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, जिसकी पूरी की पूरी उम्मीद है, साफ तौर पर अभी मैं ग्राउंड से लौट कर आई हूं और जिस तरह का मैंने एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा देखा है कि सबक सिखाने के लिए वो वोट करना चाहते हैं, वो साफ तौर पर लग रहा है कि हरियाणा से तो सुपड़ा साफ होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और ऐसे में फिर सवाल ये उमाकांत जी कि पंजाब इंडिया गठबंधन के पास, दिल्ली भी इंडिया गठबंधन के पास, अभी हरियाणा भी इंडिया गठबंधन के पास चला जाता है। कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन ही आप समझ लीजिए, भले ही वो अलग अलग लड़े लेकिन नेशनल लेवल पर उनका गठबंधन है। और अभी भी साफ तौर पर लगता है, आखिरी वक्त तक बातचीत हुई लेकिन शायद ये लगा कि भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते हैं कि आपस में इन लोगों का कोई गठबंधन हो, क्योंकि उनको लगा कि आम आदमी पार्टी का वो स्टेक वहां पर नहीं है। इसकी बात हम अलग से करेंगे, लेकिन अगर इन तीनों ही जगहों पर इंडिया गठबंधन की सरकार, मजबूत चेहरे सामने हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले वक्त में कितनी और मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और क्या इसीलिए अरविंद केजरीवाल की बेल पर बौखलाई हुई है बीजेपी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में बुरी तरह डरी हुई है। हरियाणा के हाथ से छूटने से एक स्ट्रेटेजिकली, पंजाब स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट राज्य था जो बीजेपी का आता पता नहीं चला। उसके बाद हरियाणा बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों तरफ दिल्ली से घिरा हुआ है, दिल्ली के चारों तरफ जो है हरियाणा है। तो हरियाणा महत्वपूर्ण, सियासत के तौर पर महत्वपूर्ण है। वहां किसानों की जो लड़ाई हुई 3-4 साल से, जो आंदोलन चलते रहे, उस पर भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत कमजोर हुई। दूसरा यह है कि जो मनोहर लाल खट्टर हैं, उनकी वो चूंकि जनता के नेता तो थे नहीं, उनको तो थोपा गया था हरियाणा की जनता पर, और मोदी जी ने थोपा था। उनके वो दाहिने हाथ के राइट हैंड मैन थे, उन्होंने कहा कि अपना एक जो है हॉटलाइन जो है हरियाणा में होनी चाहिए, तो उन्होंने हॉटलाइन के तौर में मनोहर लाल खट्टर को खड़ा कर दिया। तो इस तरह से जो गुजरात मॉडल जो है उन्होंने हरियाणा में स्थापित किया, उसी का खामियाजा है कि जनता बहुत नाराज है। और जनता नाराज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नाराज है। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर, मेरी किसी से बातचीत हुई, वो बीजेपी के कट्टर वर्कर हैं, वो कह रहे साहब हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं और इसी की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टी बुरी तरह हार जाए। मैंने कहा भाई आपकी तो पार्टी है, आप हार करें जी, हम चाहते हैं इस बार हार जाए और इनको सबक मिले, और सबक मिलने के बाद इनको पता लगे और तब हार के कारणों का ही पता लगाए। अभी तो ये हारने जो जा रहे हैं हरियाणा में, इनको सुनना नहीं चाहते कि हम क्यों हारने जा रहे हैं। तो ये इसके लिए मुझे लग रहा है कि ये जो गुजरात के जो मॉडल इन्होंने हरियाणा में स्थापित किया और एक रिमोट से मोदी जी हरियाणा को चलाना चाहते थे, उसका खामियाजा है कि पूरी पार्टी हरियाणा में साफ होने जा रही है, ऐसा मेरे को इंडिकेट मिले हैं। और बीजेपी के लोगों ने, बाहर के लोगों ने, अपोजिशन कांग्रेस के नहीं, बीजेपी के लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार जाए। तो एक दूसरी बात यह है कि देखिए, चारों स्टेट्स में सबसे बड़ा जो मुद्दा मुझे नजर आ रहा है कि चारों राज्यों में, जिसमें जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, झारखंड है, और सबसे महत्वपूर्ण राज्य है महाराष्ट्र, इन चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जीतने की उम्मीद बहुत कम है ही नहीं। अगर एक आध राज्य में किसी तरह झारखंड में टक्कर में आ जाए, अदरवाइज कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। तो ऐसा लगता है कि ये सेटबैक होगा। सीधा सीधा दिल्ली में जो एनडीए की सरकार है, जिसको मोदी जी लीड कर रहे हैं, अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो नहीं बताते उसको, लेकिन ये सीधा सीधा सेटबैक होगा। और जब ये सेटबैक लगेगा तो ये सेटबैक जो है एक किस्म से इतना खतरनाक होगा ये सेटबैक कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, उस सरकार को एक किस्म से जो उसकी इकबाल है सत्ता में बने रहने का, वो इकबाल खत्म हो जाएगा। और एक आंदोलन, जन आंदोलन तेज होंगे, क्योंकि मोदी सरकार की जो पॉलिसीज हैं किसानों के प्रति, इन्होंने महंगाई बढ़ाई, इनके जो उद्योगपति मित्र हैं उन्होंने सारी परिसंपत्तियां खरीद ली, और जो तमाम तरह की जो चीजें हैं राज्यों में, जिस तरह की ढर्रे पर ये सरकारों को चलाते हैं, और वहां पर विपक्षी पार्टियों को, जैसे दिल्ली में किया, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ ईडी सीबीआई, वहां भी महाराष्ट्र में भी इन्होंने किया, झारखंड में इन्होंने किया,
इन्होंने हरियाणा में भी इस तरह की हरकतें की थी। इसी तरह इन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करके और वहां जो चुनाव लड़ा, आप कह रहे हैं कि हर कश्मीरी, मुझे तो आज बयान देख रहा था मैं एलजी का, जो मनोज सिन्हा है, बड़ा बचकाना बयान कि कश्मीरी लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं। ये तो कश्मीरियों ने कभी नहीं, किसने बोला कि हम, जब आप भारत के साथ रहना चाहते हैं कश्मीरी लोग, ये आप अपने मुंह से क्यों कह रहे हैं? आपके कहने से क्या हो रहा है? कश्मीर तो भारत का अभिन्न अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। कौन देश का जो नागरिक है, इवन अपोजिशन पार्टी, इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इवन पीडीपी, इवन कांग्रेस, कोई नहीं कह रहा कि भारत कश्मीर की जनता भारत के साथ नहीं रहना चाहती। कश्मीर की जनता भारत के साथ रहना चाहती है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये भारत का संसद कई बार प्रस्ताव पास कर चुकी है। पूरी दुनिया, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी जानती है। अब तो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी ना कि हम तो पीओके को भी साथ मिला लेंगे। 10 साल हो गए, आज तो मिलाया नहीं पीओके के साथ में। आप तो अपनी जमीन जो है आपने चीन को डोनेट कर दी है। चीन ने कब्जा कर लिया आपकी जमीनों पर। अब आप कह रहे हैं कि 75% हमारी नेगोशिएशन हो गई है। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, जो मुद्दे हैं, मुझे लग रहा है कि इन चारों राज्यों में, हरियाणा समेत, दिल्ली समेत, दिल्ली का भी चुनाव होगा, हरियाणा समेत चारों राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। वो चुनाव एक बहुत अग्नि परीक्षा है और भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि संकेत मिल रहे हैं, जैसा कि सर्वे आ रहे हैं, भारतीय कहीं नहीं दिखाई दे रही मैदान में। तो ये एक बड़ा स्टेक होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अगर हारेगी तो उसके बाद एक नई तरह की पॉलिटिक्स देश में शुरू होगी और बीजेपी के खिलाफ एक माहौल खड़ा होने का मुझे पूरा अंदेशा लग रहा है। और आने वाला वक्त, आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबको इंतजार और टकटकी लगा करके चीजें देखनी होंगी। धन्यवाद। जी बिल्कुल, हम सबको इंतजार करना होगा। हम जैसे पत्रकार और जो विश्लेषक हैं, उनको ये देखना होगा कि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हार होती है, जिसकी उम्मीदें बहुत ज्यादा दिख रही हैं, जिस तरह की नाराजगी है बड़े पैमाने पर। आप इससे भी इसको समझिए कि चुनाव में बहुत ही कम वक्त बचा है और नरेंद्र मोदी 14 तारीख से शुरुआत करने जा रहे हैं अपने चुनावी अभियान की। और बताया जा रहा है कि 3 से 4 रैलियां ही उनकी होनी है हरियाणा में। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी, जिनको सिर्फ आते ही एक चीज है कि वो सिर्फ चुनाव में उतरे, इवेंट में उतरे, मोदी मोदी कराएं, और वो प्रचार मंत्री ज्यादा नजर आते हैं एक पार्टी के प्रधानमंत्री से ज्यादा। वो आप ये देखें कि चुनावों से उसके पूरे प्रचार से पूरी तरीके से बचते हुए नजर आ रहे हैं। मजबूरी के तहत ही वो वहां पर जा रहे हैं, इससे भी समझिए। और सबके बीच एक और बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को, उनके अरमानों पर एक तरह से पानी फिरा है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल से अब से कुछ ही देर में वापस बाहर आ जाएंगे, और उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल बाहर आकर क्या कहते हैं, ये महत्वपूर्ण। और उसके बाद उनकी पूरी स्ट्रेटेजी, उनकी रणनीति आने वाले चुनाव और दिल्ली के लिए क्या होती है, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। उमाकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अपना समय आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद।